आपने मेरे पहले भी कई पॉडकास्ट देखे होंगे और हम हर बार पॉडकास्ट में कुछ नया आपके लिए लेकर आते हैं, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि चाहे समय जितना भी लगे कुछ ना कुछ बेहतर हो और कुछ ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटीज़ आपके लिए लेकर आएं जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखें ज़रूर, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जो आपको प्रोत्साहन दे पाए, मोटिवेट कर पाए, और या फिर ऐसा कंटेंट तो हो जो आपके लिए बहुत बेहतर हो। वैसे तो आजकल हर कोई कुछ ना कुछ पॉडकास्ट कर रहा है, मगर मैं कुछ चूज़ी हूँ इस मामले में। शायद आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो आप कम से कम 5 लोगों को ये पॉडकास्ट शेयर कर दीजिए, और दूसरा इसे लाइक, फॉलो, शेयर करिए, क्योंकि आने वाले समय में भी हम कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ को लेकर आएंगे। अब बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट की। तो हमारे आज के गेस्ट इसलिए भी खास हैं क्योंकि बहुत बार आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमारे हाथ, पैर और दिमाग सलामत रहें, फिर हम दुनिया में किसी को नहीं मानते। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा जज्बा सलामत रहे, हम तब भी दुनिया में किसी को कुछ नहीं मानते। ऐसे ही हैं मेरे आज के गेस्ट, इंटरनेशनल पैरा एथलीट चंदीप सिंह सूदन, जिसने दुनिया को ये दिखा दिया कि आपका जज्बा ज़िंदा होना चाहिए, आपकी ख्वाहिशों पे नज़र होनी चाहिए, और उसके बाद आप में दम होना चाहिए। फिर आपका जिगरा क्या है ये आप दुनिया को बता सकते हैं, और उसने बताया भी है। तो चंदीप सिंह से आज बात करेंगे उसकी पूरी जर्नी के बारे में। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने एक 11 साल के लड़के को 11,000 बिजली के वोल्ट का झटका दिया, मगर बावजूद इसके उसने ज़िंदगी को ही झटका दे दिया जब इंटरनेशनल मेडल जीते पैरा एथलेटिक्स में। तो चंदीप सिंह मेरे साथ होंगे आज इस पॉडकास्ट। वो इंसिडेंट क्या हुआ था? खेलते खेलते पता नहीं चला कि कब लेफ्ट हैंड ने हाई टेंशन को टच कर लिया। ऑप्टिमाइज कर लेते हैं अपने आप को कई बार। उसको रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम एक्सेप्टेंस की और प्यार की। बचपन में आप कैसे बच्चे थे, शरारती या अभी भी बचपन में क्या, मैं अभी भी पंगेबाज हूँ। रिलीजन को कितना मानते हो आप? रिलीजन कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है? रब की इबादत कर लो या रब से 1-2 गप्पे मार लो ना, सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाती है। यू 26 नाउ, है ना? अभी बहुत लंबी एज नहीं बताने की, कैसे कर दिया आपने मेरे साथ। एलजी साहब से बड़े अच्छे रिलेशंस हैं आपके? हाँ, दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, वही है, प्यार से प्यार मिलता है मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस मानते हो? जो आपको लोग सोशल मीडिया पे खुश दिखते हैं ना, होते नहीं है सही। चंदीप को गुस्सा आता है? आता कभी कभी है, पर जब आता है फिर कोई बच के ही रहे मेरे लिए तो अच्छी बात है। सोसाइटी को लेकर कुछ मोटिवेशनल चीज़? सोसाइटी को तो लेके मैं क्या ही बोलूँ, बस सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट है, जो स्पेशली एबल्ड हैं या PWD हैं, उनको दे डोंट नीड योर सिंपैथी, दे जस्ट नीड योर एक्सेप्टेंस एंड लव, दैट्स इट। सत श्री अकाल संदीप। सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, आप बताएं कैसे चल रही लाइफ? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब मतलब पैरा एथलीट, वो भी 3-3 गेम्स में, तो रूटीन में प्रैक्टिस चलती रहती है सबकी, या बीच में कभी रिलैक्स भी करते हो, फिर बीच में कभी प्रैक्टिस होती रही है ऐसे? नहीं, प्रैक्टिस जो होती है ना, एक स्पोर्ट्स पर्सन ना वो आराम से बैठ नहीं सकता है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ करना ही है। वो रेस्ट तब भी लेता है जब बाई चांस कभी इंजरी हो जाए या बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो, अदरवाइज स्पोर्ट्स वाले रेस्ट थोड़ा सा कम करते हैं। तो दे ऑलवेज ट्राई कि कुछ चलता ही रहे तो अच्छी बात है, बॉडी हिलती रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। रेस्ट मोड पर डाल के बॉडी ख़राब ही होती है, तो बेटर है कि प्रैक्टिस करते रहो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन। क्या शेड्यूल रहता है दिन भर का आपका? दिन भर का ज़्यादा कुछ नहीं, सुबह ट्रेनिंग, जैसे जब टूर्नामेंट हो या जब ट्रेनिंग चल रही हो तो सुबह ट्रेनिंग होगी, उसके बाद अपना जो मील वगैरह होगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हो गया, फिर ट्रेनिंग शाम से लेकर रात तक। और जब कॉलेज होते तो सुबह कॉलेज से पहले ट्रेनिंग, फिर कॉलेज के 8-9 घंटे, फिर उसके बाद फिर ट्रेनिंग 5-6 घंटे। तो शेड्यूल यही कुछ रहता है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं जिस हिसाब से मैनेज करना हो। तो ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट्स आपके? अब मुझे लगता है 3 स्पोर्ट्स खेलते हो। टाइकोंडो, स्केटिंग से शुरू किया था, टाइकोंडो, स्केटिंग से शुरू किया था, टाइकोंडो में आया, टाइकोंडो चल रहा है, उसके साथ स्विमिंग चल रही है। तो ज़्यादा क्लोज कौन से आपके दिल के नज़दीक कौन सा खेल है? जो सबसे पहली चीज़ होती है वो हमेशा दिल के पास रहती है, तो स्केटिंग आई कैन से कि दिल के पास है, बट जो बाकी चीज़ें ये नहीं है कि उनसे कम है, बट वो जो जिस चीज़ से शुरुआत हुई हो तो वो थोड़ा सा उसका लगाव अलग होता है। बट फिलहाल के लिए टाइकोंडो इज़ माई प्रायोरिटी, उसके बाद स्विमिंग सेकेंड प्रायोरिटी। क्योंकि स्केटिंग, जो मुझे पता है, स्केटिंग थी नहीं पैरा में, तो आप उसमें नहीं गए, आपने फिर टाइकोंडो चुना। पहला मेडल जो आपने इंटरनेशनल जीता टाइकोंडो में था? जी, फर्स्टली जो सबसे पहला मेरा मेडल था इंटरनेशनली वो 2018 में टाइकोंडो में ही था। उससे पहले मतलब
स्ट्रगल था पिछले 6-7 साल का, क्योंकि स्केटिंग में ऑलमोस्ट मैंने 5 से 6 साल दिए अपनी लाइफ के। तो बट जब तक समझ लगी कि ये स्केटिंग पॉसिबल नहीं है किसी बड़े लेवल पे, तो स्विच करते करते वो जो 5-6 साल अगर मैं पहले टाइकोंडो शुरू करता तो क्या पता आज कुछ और बात होती। बट वही है, चलो जब जो चीज़ होनी है तब वो होनी ही होनी है। बट टाइकोंडो वाज द फर्स्ट गेम जिसमें मैंने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया था इंडिया को 2018 में पहली बारी। कितनी तैयारी थी उस समय? ये तैयारी थी कि मेडल लाना है, या ये तैयारी थी कि मतलब खेलने जाना है? नहीं, तैयारी हमेशा मेडल की होती है, बिना मेडल के तैयारी नहीं करते। क्योंकि मैं खाली मेरी बात नहीं है, एवरी स्पोर्ट्स पर्सन है जो भी कोई टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करने जा रहा है, एवरीवन एम्स फॉर अ मेडल। पर वहाँ पे जाके पता चलता है कि वेयर यू विल लैंड। तो आई ऑलवेज एम फॉर गोल्ड की तैयारी करके जाते हैं, तो उसके बाद जो रब ने लिखा है वो होना ही होना। पैरा में पिछले 5-7 सालों में इंडियन जितने भी पैरा ओलंपिशियंस हैं या पैरा एथलीट्स हैं, उनको काफ़ी बूम मिला है। तो ये 2014 के बाद, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद, या इस गवर्नमेंट आने के बाद हुआ, या पहले भी होता रहा है? मैं कहता हूँ ये चीज़ है अवेयरनेस की। अवेयरनेस इज द थिंग, क्योंकि जब मैंने पैरा स्टार्ट किया था तब जम्मू में पैरा था ही नहीं। आई गेस आई वाज द फर्स्ट पैरा एथलीट फ्रॉम जम्मू। कब स्टार्ट किया था आपने? 2011 में। अच्छा। तो मुझे लगता नहीं है कि और उस टाइम कोई और एथलीट तैयार हो रहा था पैरा का, क्योंकि जम्मू में जो एथलीट्स आए हैं पैरा के वो लास्ट कुछ सालों में ही आए उभर के। तो सोशल मीडिया की अवेयरनेस भी है इसके अंदर। उसके बाद जैसे जैसे ओलंपिक ग्रो किया, जैसे पहले ओलंपिक को ग्रो करते टाइम लगा, पैरा ओलंपिक भी बड़ी देर से शुरू था, पर उसको ग्रो करते और उसकी अवेयरनेस आते आते टाइम लगा। जब लोगों को स्कोप लगा कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है, तो उसके बाद वो चीज़ें शिफ्ट होना शुरू होगी पैरा ओलंपिक्स की तरफ भी। थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी पे आते हैं, थोड़ा सा वहाँ से हटके कि मैं देख रहा हूँ जैसे आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो आपको जो आज का यूथ है वो इसलिए ज़्यादा फॉलो नहीं करता कि आप एक सिर्फ प्लेयर हो, आप एक स्पोर्ट्समैन हो, बट ये देखता है कि यार एक बड़ा वाइब्रेंट सा इंसान है एक चंदीप सूदन, मतलब बहुत मतलब पॉजिटिव। और एक छोटा सा वो एक क्रक्स होता है इस सारी स्टोरी का कि नेवर गिव अप, लाइफ में गिव अप नहीं करना है कभी यार, मुझे लाइफ को पॉजिटिव लेना है। तो मुझे ये सारी चीज़ें, फिर मैंने आपके इंस्टा पे बड़ी सारी वीडियोस देखी, आपकी जो वीडियोस है बड़ी पॉजिटिविटी की हैं, मैसेजेस बहुत हैं। तो आप लगता है कि ये एक चीज़ है जो मोटिवेट करती है बाकी यूथ को भी, या उस बंदे को, जैसे आज की डेट में हम बहुत जल्दी हार जाते हैं किसी चीज़ से, तो आपने एक लोगों को जीतना सिखाया कि लाइफ में जीत बहुत ज़रूरी है, एक विनेबिलिटी बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहना, जब आप पॉजिटिव रहते हो ना तो आपकी 50% प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाती है। जब एक प्रॉब्लम आती है ना आपके हाथ में, तो अगर आप उसको नेगेटिविटी की तरफ से देखोगे ना, वो जो प्रॉब्लम 10% है ना वो आपकी 100% बन जाती है। बट अब जब एक पॉजिटिव नज़र से उसको देखोगे ना, जो 100% प्रॉब्लम है ना वो 50% रह जाती है। तो उसके बाद उस पर थोड़ा सा काम करना होता है, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। बाकी रही पॉजिटिविटी की बात, मेरे हिसाब से सेल्फ पॉजिटिव और सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैं लोगों को पॉजिटिविटी देता हूँ या कुछ करता हूँ, माइट भी देता हूँगा, बट वो कुछ समय के लिए होती है। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, आप 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा चलो ले लो कि आप पॉजिटिव रहोगे, बट उसके बाद अपने आप को पॉजिटिव रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ सेल्फ पॉजिटिविटी और सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मुझे क्या लगता है ना संदीप कि जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि आप किसी की पॉजिटिविटी लेकर खुद की लाइफ में पॉजिटिव नहीं रह सकते, आपको खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा, और आपको उस सिचुएशन में ज़्यादा स्ट्रांग रहना है जब आपके लिए टफ टाइम है। क्योंकि अच्छे टाइम में तो वैसे भी कोई भी इजी रह लेता है ना। जब आपके ऊपर कोई सिचुएशन ऐसी आई हुई है कि आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, या आपको एक बहुत ज़्यादा दिक्कत से निकल के आना है जहां आपको खुद को ही खड़ा करना है, उस समय आपका खड़ा रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे हमारी हिस्ट्री भी हम यही सिखाती है, गुरुओं से भी यही शिक्षा मिलती है कि स्ट्रॉन्ग इंसान की स्ट्रॉन्गेस्ट जो चीज़ें हैं, डिसीजन, वो तभी पता चलता है जब सिचुएशन वैसी हो। तो अब थोड़ा सा बचपन की तरफ चलते हैं आपके, वो इंसिडेंट बताओ, वो इंसिडेंट क्या हुआ था? मतलब इंसिडेंट था 2 जनवरी 2011 की बात है। तो इसी 2 जनवरी को आई गेस 13 साल 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो रेगुलर रूटीन थी, छुट्टियां पड़ी हुई थी तो घर पे ही था, तो छत पे खेल ही रहा था। छत के साथ जैसे ये खिड़की है, मतलब वहाँ पे रेलिंग थी इसकी जगह, तो रेलिंग के साथ ही बिल्कुल हाई टेंशन वायर जा रही थी। तो खेलते खेलते पता नहीं चला कि कब लेफ्ट हैंड ने हाई टेंशन को टच कर लिया। तो 11,000 वोल्ट्स था, तो जिसके मेरे हिसाब से
सर्वाइवल चांसेस आर निग्लेजेबल, 1 या 2% बंदे ही बचते हैं इस वोल्टेज से। तो लेफ्ट हैंड टच हुआ, लेफ्ट हैंड को बचाने के लिए ऑटोमेटिकली राइट हैंड उसको खींचेगा, तो वो दोनों टच हो गए, तो वो इन्फेक्शन वगैरह इतनी ज़्यादा होगी। सो जीएमसी ने डायरेक्टली मुझे रिकमेंड कर दिया, डीएमसी लुधियाना, कि इफ़ यू कैन अफोर्ड, कि अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हो तो डीएमसी ले जाओ, माइट बी हैंड्स बच जाएँ। तो विदाउट थिंकिंग गिविंग इट अ सेकंड चॉइस, तो सब तैयारी वगैरह करके हम डीएमसी की तरफ एम्बुलेंस वगैरह करके निकल गए। सो वहाँ पे भी चीज़ें सारी रेडी थी कि यहाँ से जीएमसी ने ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया था कि सिचुएशन क्या वगैरह, बट इन्होंने ये सिचुएशन नहीं नोटिस की कि जब करंट अंदर जाती है उसका बाहर भी आना ज़रूरी होता है। तो मोस्टली वो पैरों से या हाथों से बाहर निकलती है, तो बट मेरे स्टमक से निकली बाहर, तो स्टमक पूरा ब्लास्ट हो गया था। तो शायद से इन्होंने देखा नहीं या क्या हुआ, वो इनके नोटिस में चीज़ नहीं आई। तो वहाँ पे जाके पहुँचे तो ऑपरेशन थिएटर वाज रेडी, बट एज सुन एज दे स्टार्टेड, बट उन्होंने नोटिस किया कि स्टमक पूरा ब्लास्ट हो चुका है, जिसकी वजह से यूरिन वगैरह कुछ पास नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन डिले किया, 4 से 5 दिन डिले किया, जिसमें पहले उन्होंने डायलिसिस वगैरह सारे किए, दे वेटेड की सिचुएशन नॉर्मल हो, फिर उसके बाद करेंगे। सो जो करंट की क्या कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की इन्फेक्शन होती है ना, वो माइक्रो सेकेंड के हिसाब से बढ़ती है। तो वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 3 सर्जरीज करनी पड़ी उनको। पहले हैंड से किया, फिर एल्बो से, फिर शोल्डर से, इन्फेक्शन नहीं रुकने की वजह से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइवल वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैंड्स। सो उन्होंने सर्वाइवल को देखते हुए तो फिर लास्ट शोल्डर से एम्पुटेशन की। तो 2011 की बात है ये। संदीप, आप 11 साल के थे, 11,000 वॉट की वोल्ट था वो जो अटैक हुआ, समझ लीजिए अटैक ही था एक 11 साल के बच्चे पर। आप कॉन्शियस रहे इस दौरान? या बीच में अनकॉन्शियस भी होते थे? नहीं, टोटली मैं तो, मुझे मतलब छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल याद है, जहाँ तक मेरे को याद है। बस वही अनकॉन्शियस में एक ही टाइम हुआ था, व्हेन आई टच दैट, जब वायर के साथ कंटैक्ट में था, दैट वाज द टाइम जब मैं अनकॉन्शियस था। उसके बाद जैसे उससे छूट के मेरे हिसाब से आई वाज ऑन द 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर था कि 3rd फ्लोर था, वहाँ से नीचे आने तक मुझे कुछ नहीं पता था। बट जब नीचे एक बारी ज़मीन पर रख दिया गया, जब वो थोड़ा जब वो बिजली हल्की सी बाहर निकल गई, तो उसके बाद जब होश में आया, उसके बाद आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ याद था। हाँ, ऑलमोस्ट सब कुछ मतलब याद। इसका मतलब वो 11 साल का चंदीप भी इतना स्ट्रांग था कि वो चीज़ों को डर नहीं लगा किसी चीज़ से कि यार क्या पता लाइफ में अब क्या हो जाए, मतलब ये सारा कुछ नहीं, डर बेसिकली वो उम्र ही वैसी थी कि इतना सोच विचार का समय नहीं था मेरे पास, ना ही कभी परिवार ने सोचने दिया कि क्या है क्या नहीं है। जो हो चुका है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, बट जो होना है दैट कैन बी मैनेज्ड और दैट कैन बी चेंज। सो जो होने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो हो चुका है। तो आई नेवर थॉट। कितने दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहे लुधियाना में, कब वापस जम्मू आए? 45 डेज, मोर देन 45 डेज, 3 महीने ऑलमोस्ट लग गए थे वहाँ पे। जब वापस आए और पता चला कि अब मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, फिर कैसा फील हुआ? कैसे अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाना शुरू ये तो वहीं पे पता चल गया था मेरे को कि लाइफ चेंज होने वाली है या हो चुकी है, क्योंकि आई वाज इन द बर्न आईसीयू। क्योंकि हैंड्स पे पूरा पट्टी वगैरह करके, ऊपर क्रेम बैंडेज करके, आई गेस आफ्टर 10 डेज जब लगी थी, उसके 10 या 11 दिन के बाद मैंने पहला कदम वापस रखा था ज़मीन पर। हाँ, क्योंकि उन्होंने ना उठने दिया, ना बैठने दिया, कुछ नहीं करने दिया, क्योंकि पूरा पेट रिकन्स्ट्रक्ट किया था उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह करके। तो फिर उन्होंने तब तक उठने नहीं दिया मेरे को। तो उस चीज़ को टाइम तो लगा, बट ये था कि वो सोचा नहीं चीज़ को। भैया बेसिकली उस टाइम क्या था, जब मैं आईसीयू में था, अपने बर्न आईसीयू में, तो वहाँ पे उसी टाइम मैंने पैरों से फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिया था आईसीयू में ही, बर्न आईसीयू में, क्योंकि हाथों का यूज़ कोई करने दे नहीं रहा था। तो भैया के पास उस टाइम नए नए ना आईफोन चले थे टच स्क्रीन वाले, तो भैया के पास था एक आधा, तो मैंने भैया को बोला प्लीज़ मुझे दो, पैरों पे रख दो, मुझे चलाना है इसको। तो दैट वाज द डे आई स्टार्टेड यूजिंग माय फ़ोन विथ फीट। सो डॉक्टर भी शॉक्ड, डॉक्टर जब रेगुलर चेकअप पे आते हैं तो ही वाज आल्सो शॉक्ड कि हाउ ही इज़ यूजिंग दैट। तो उन्होंने पापा को पूछा कि क्या पहले भी यूज़ करता था, तो पापा का भी ये रिएक्शन था कि पहले क्यों यूज़ करेगा, ही वाज हैविंग हिज हैंड। तो दैट वाज अ टाइम आई स्टार्टेड, क्या कहते हैं उसको, मैनेजिंग थिंग्स की जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो डेफिनेटली करनी है। तो जब आपने वो स्टार्ट कर दिया, तो आपने अपने आप को ढाल लिया नए जीवन में कि नई लाइफ है, वैसे चलना है मुझे, और मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे को ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि जो लास्ट एम्पुटेशन हुई थी वो शायद से 20 या 25 दिन के बाद हुई थी। उससे पहले जो माइनर एम्पुटेशन उन्होंने की थी, हाँ, तो तब तक मुझे ये नहीं पता था, बट ये था कि नहीं कुछ करना है। वो बैठे नहीं रह सकता ज़्यादा देर में। उन्होंने अगर किसी चीज़ पे रोक कर रखा तो दूसरी चीज़ से ज़रूर ट्राई कर सकते हो उस चीज़ को। जब वापस घर आए, फिर वापस से अपनी लाइफ कैसे शुरू की? वापस से मुझे जैसे ही घर आया मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला।
शायद आई गेस फर्स्ट और द सेकंड डे ही मुझे अपने स्कूल से फ़ोन आ गया, बैनिन इंटरनेशनल से, जो प्रिंसिपल थे उस टाइम के हमारी संजीव मैम, उनका फ़ोन आया कि प्लीज़ कम एंड मीट मी। तो मैं मैम से मिलने गया, मैम ने मुझे अपने क्लासमेट से मिलाया, सब कुछ किया, उन्होंने मुझे एक रूम दिखाया, उसके बाद उन्होंने एक एमआई रूम तैयार किया था, साथ में 2 अटेंडेंट्स थे मेरे लिए वहाँ पे, कि उन्होंने सीधा बोल दिया कि यू हैव टू ज्वाइन स्कूल बाय द नेक्स्ट डे, कि अब जो हो चुका है नो वन कैन चेंज, बट आप द वेरी नेक्स्ट डे प्लीज़ स्टार्ट स्कूलिंग अगेन। तो मेरी उस टाइम स्कूलिंग वापस स्टार्ट हुई। उन्होंने उस टाइम मार्च चल रहा था, तो मार्च हमारे जम्मू में एग्जाम सेशन होता है, तो मैम ने बोला यू विल गिव द एग्जाम्स, अगर मैं चाहूँ तो क्वालिफाई डायरेक्टली कर सकती हूँ, मेरे लिए इतना इशू नहीं है 7th क्लास, बट यू विल गिव द एग्जाम्स एंड यू विल क्वालिफाई, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 10 या 15 दिन बचे थे। उन्होंने कहा कि यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, देन यू गिव द एग्जाम्स एंड देन यू विल बी क्वालिफाइड टू देयर। तो दैट वाज द थिंग कि मुझे इतना सोचने का टाइम नहीं मिला। तो आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया? हाँ, 10 से 15 दिन में एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और एग्जाम क्वालिफाई करके आई प्रमोटेड टू 8th स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद रूटीन में आते आते थोड़ा टाइम लग गया कि स्कूलिंग करनी है, स्पोर्ट्स बंद हो गए थे उस टाइम के लिए, पर 1-2 महीने के अंदर अंदर मैंने स्पोर्ट्स वापस स्टार्ट कर लिया था। चलिए, कभी लगा लाइफ में उस समय कि लाइफ रुक गई है मेरे लिए, या ये लगा कि कोई बात नहीं, मतलब क्या थिंकिंग क्या थी उस बच्चे की? मैं 12 साल की, कभी सोचा ही नहीं इतना मैं सोचता ही नहीं कि आई डोंट नो कि ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है। आई डोंट थिंक टू मच, जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना, जो होना है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मतलब प्रेजेंट में जियो, आज में प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की टेंशन लेके क्यों सिर खपाई करनी है, जो पास्ट में हो चुका है देखो ना, वो तो वापस देयर इज नो टाइम मशीन, देयर इज कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए क्यों उसको चीज़ को लेके अपने कंधों पे चलते रहना। हो गया तो हो गया, जब कोई सिचुएशन वैसी आएगी, जब उसमें फंसेंगे तब देखेंगे कुछ, अच्छा ठीक है, अच्छा इसलिए। अच्छा, एक ऐसी चीज जिसको लोग विक्टिमाइज कर लेते हैं अपने आप को कई बार, आपने उसी चीज को स्ट्रेंथ बना लिया अपनी, आप और पावरफुल हो गए। वो बेसिकली पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, बंदा खुद विक्टिमाइज नहीं करता, जो सामने वाली ये हमारे क्राउड है ना, वो उसको ज़्यादा विक्टिम बना देती है। सोसाइटी हमारी, हाँ सोसाइटी, वो उसको ज़्यादा विक्टिम बना देती है, उसको सिंपैथी दिखा के, पता नहीं जो उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम एक्सेप्टेंस की और प्यार की और आपके थोड़े से सपोर्ट की, जहाँ तक मेरे को लगता है। बट हमारी सोसाइटी उस हिसाब से बिल्ड है, हमारी मेंटालिटी या हमारा जो मेंटल लेवल है वो है ही उस तरीके का कि हम उसको विक्टिम बना देते हैं, बेशक उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मेरे साथ भी हुआ है, अभी भी होता है, जिनको मेरे बारे में नहीं पता, व्हेनेवर दे सी मी या कुछ भी होता है तो दे थिंक कि हाउ सिंपल, वो अभी भी होता है। बट ये है कि सोसाइटी से थोड़ा सा बच के जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, जिसमें आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपकी फैमिली आती है, फर्स्ट कजन्स आते हैं, उन लोगों का सपोर्ट कैसा रहा? वही, दे आर द रीज़न आई एम सिटिंग हियर। क्योंकि जब ये चीज़ हुई थी, मेरे हिसाब से जब मुझे पता चला था तो 20-25 दिन हो चुके थे, तो फैमिली ने भी एक चीज़ बोली थी, जो मैं आपको बताता हूँ कि जो हो चुका है हो गया है, बट जो होना है वो हमारे हाथ में है कि हमें लाइफ में क्या करना है। यू कीप ऑन मूविंग, आप जो करना चाहो आप करो, वी विल सपोर्ट यू। सो उसमें फिर मेरी फैमिली आ गई, मतलब जब मुझे घर पे कोई सपोर्ट चाहिए, दे आर जस्ट 1 कॉल अवे फ्रॉम मी, या कुछ भी रिक्वायरमेंट है, दे आर जस्ट 1 कॉल अवे। बेशक घर की फैमिली होगी, फर्स्ट कजन्स हो गए, कोई भी हो गया। जब व्हेन एवर आई मूव टू स्कूल, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स इतने अच्छे थे कि मुझे कहीं फील ही नहीं हुआ कि व्हेन एवर आई एम आउट कि मेरे साथ कुछ चेंज हो चुका है या कुछ हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कॉलेज में गया मैं, कॉलेज के मेरे दोस्त इतने अच्छे थे कि मतलब वो होता ना, 1-2 दोस्त ऐसे मिल जाते थे कि बाकियों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वही इतने अच्छे थे कि आई डोंट नीड अदर्स। सो दे वर द वन, जो मतलब खाना हो गया, नोट्स हो गए, दे यूज्ड टू प्रिपेयर एवरीथिंग। स्कूल में एक्चुअली वो एज भी ऐसी होती है कि स्कूल लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स कई बार हमें टीज भी कर देते हैं, कुछ ऐसी बुलिंग भी होती है कुछ कई बार स्कूल्स में, वैसा कभी हुआ तो नहीं? एज सच प्रोमिनेंटली कुछ याद नहीं मेरे को, माइट भी हुआ होगा बट मेरे को याद नहीं है वो कभी कुछ हुआ होगा। मैक्सिमम स्पोर्ट ही रहा। हाँ, 99% स्पोर्ट ही था। अब संदीप, थोड़ा सा उससे हट के बात करते हैं कि पैरों से फोन चलाना स्टार्ट किया, पैरों से गाड़ी भी चलाते हो, तो अब मतलब कैसे सब कुछ, मतलब वही सुनने में और देखने में बहुत वही बात है। क्या कहते हैं कि जब एक बार आप चीज़ बिलीव कर लो ना, यू कैन डू इट, यू कैन एक्चुअली डू इट। एक बारी माइंड में बिलीव आ गया ना, माइंड में एक बारी आपने ठान ली चीज़ और मन में बिलीव आ गया आपको, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आई स्टार्टेड विद फ़ोन, आई यूज्ड माई लैपटॉप, उसके बाद मैं लैपटॉप पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग विद माई फीट्स। मैंने लिखना भी शुरू किया, फ़ोन भी चलाया, लैपटॉप भी चलाया। एक चीज़ बची थी, गाड़ी की। गाड़ियों का शौक़ वैसे ही जवानी में थोड़ा ज़्यादा होता है तो 2020 की बात है, लॉकडाउन, बाबा जी आए थे उस टाइम पे नए, तो लॉकडाउन लग गया हर जगह।
तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वैसे ही आई वाज सर्फिंग इंटरनेट, तो मैंने एक दो बाहर की वीडियोस देखी या इंडिया की वीडियो देखी, तो देयर वर फ्यू पीपल्स हु एक्चुअली, हाँ अब इस पे ट्राई करता, देयर वर फ्यू पीपल जो कर रहे थे ड्राइव में, इफ़ दे कैन डू इट आई कैन डेफिनेटली डू इट। सो फिर जैसे लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, पापा से बात की, गाड़ी अरेंज की, गाड़ी आई, और आई गेस 1 या 2 दिन लगे मुझे हाईवे पे जाने के लिए। तो हाईवे पे जाने के लिए 1 से 2 दिन लग गए, और लाइसेंस लेने के लिए 4 साल लग गए। अच्छा लाइसेंस नहीं मिल रहा होगा ना, लाइसेंस मतलब मिल गया, बट इट वाज कितना टाइम कैसे लग गया मतलब? बेसिकली वही बात है ना, सुनने में और देखने में बड़ा फर्क होता है। सुन के नो वन बिलीव्स, जब देखो तभी पता चलता है कि हाँ इट कैन हैपन। तो पहले जितने हमारे ऑफिसर्स थे जो भी थे, देयर वर फ्यू ऑफिसर्स जो पॉजिटिव थे, बट देयर वर फ्यू ऑफिसर्स जो उनको नेगेटिव लेके जाते थे। और लकीली ये लास्ट ईयर में ही मेरे को लाइसेंस मिला, तो जितने ऑफिसर आए सारे पॉजिटिव आ गए एक साथ। अच्छा तो वो मैक्सिमम रूम अगर पॉजिटिव हो ना तो बंदा ठीक हो जाता है। जो रूल्स थे उसके हिसाब से आप कवर अप कर लेते थे ड्राइविंग करने में पैरों के हिसाब से, तो रूल्स तो ठीक थे, रूल्स के हिसाब से आई वाज गुड, तो बट दे वर नॉट विलिंग टू टेक अ ट्राई लेने में उनको दिक्कत क्या आ रही थी, ले ही नहीं रहे थे। कि उनको पता था क्या, उनको उनके हिसाब से यही था ना, क्या उनको अपना डर था भाई किसी के कहीं एक्सीडेंट हो गया या वो हो गया, हमारे सिर मुसीबत आएगी। मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे ना, जो नॉर्मल पीपल हैं वो ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं इन कंपैरिजन टू पीडब्ल्यूडी। हर दिन किसी ना किसी को उन्होंने उड़ाया होता है या कुछ ना कुछ किया होता है, और पीडब्ल्यूडी का इतना रिकॉर्ड है ही नहीं। तो दे डोंट बिलीव ऑन फैक्ट्स, दे डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्ड्स, दे जस्ट बिलीव कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, बेशक वो बंदा कर भी रहा हो दूसरा। सो उनको बिलीव दिलाने में मेरे को 4 साल लग गए। तो बट फिर उसके बाद आई गेस जो नॉर्मल लोगों की ट्राई होती है उससे मेरी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। एक तो आप जो नॉर्मल ट्राई देते हो वो दी मैंने, उसके बाद ग्रेडियंट टेस्ट दिया, उसके बाद वो जैसे लाइव साथ में बैठ के जाते हैं ना, तो पूरा सिद्रा वाला रोड घूमा वो, उसके बाद आरटीओ ग्राउंड जाके फिर वो जाके अप्रूव हुआ। तो अभी आप रूटीन में ड्राइविंग करते हो पैर से? हाँ, रूटीन में मतलब कितनी भी भीड़ भाड़ वाली जगह हो, कहीं भी हो, कुछ भी मजे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती? हाईवे पे कहाँ तक गए? जम्मू टू बेंगलोर गाड़ी चलाकर पूरा? और थक जाते हो बीच में कभी? नहीं ज्यादा थकता इतना नहीं, अभी तो चलो यंग एज है, इतना नहीं थकता, अभी तो निकल जाता है। जम्मू टू लद्दाख मैंने किया है। अच्छा लद्दाख भी किया है? लद्दाख भी किया है, दिल्ली पंजाब तो चलता रहता है, बट लॉन्गेस्ट आई हैव डन इज जम्मू टू बेंगलोर, बेंगलोर टू हजूर साहिब टू फिर अगेन जम्मू। अच्छा अब और क्या चीज़ है जो पैरों से करनी है? बड़ा कुछ आस्ते आस्ते दिखता रहेगा। अच्छा एक और चीज़ है कि मतलब जब आपने ये स्टार्ट किया था ये करना, तो बहुत सारे लोग जो जैसे आपके कुछ प्लेयर्स भी नोन भी हो गए होंगे जब पैरा में आप जाते हो, तो उनसे भी कुछ मोटिवेशन मिलती थी या वो आपसे कुछ मोटिवेशन लेते थे? मतलब क्योंकि एज ए पैरा एथलीट तो बहुत सारे होते हैं, बट एवरीबडी इज नॉट एक्टिव लाइक यू कि वो सारा कुछ कर पाएँ, सारा कुछ मैनेज कर पाएँ चीज़ें। एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट, हर एक बंदा अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली पैरा वाले ना बड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। बट जब मैं टूर्नामेंट में जाता हूँ ना, आई गेट आइसोलेटेड, मैं टोटली आइसोलेटेड होता हूँ। ज़्यादा मैं बात भी नहीं करता किसी से। जब सपोज करो अगर मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रहा हूँ, ठीक है, पूरा दिन आई स्पेंड इन माई रूम, खाली लंच डिनर ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं आपको दिखूंगा, उसके बाद या तक कोई टीम मीटिंग वगैरह उसमें दिखूंगा, ट्रेनिंग थोड़ी सी करूंगा, उसके बाद फिर रूम में चल जाऊंगा। जब टूर्नामेंट चल रही है, जब तक मेरा इवेंट्स खत्म नहीं हुआ, आई डोंट सोशलाइज, उस टाइम तक मैं सोशलाइज नहीं करूंगा। बट जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होती है फिर उसके बाद मैं आई ट्राई, बट तब तक वो सारा कुछ खत्म हो चुका है, सारे अपने अपने घरों की तरफ तैयारी हो चुकी होती है। तो इतना मेरा किसी से इंटरेक्शन नहीं रहती। इंटरेक्शन तब रहती है जब बाई चांस कहीं इवेंट्स में मिल रहे हैं या उस हिसाब से होती है, अदरवाइज टूर्नामेंट में तो मेरा इंटरेक्शन बहुत कम होता है। आई डोंट नो वाई, बट मैं अपने आप को थोड़ा अपने आप की तरफ रखता हूँ, अपने आप, क्योंकि मेन एम डू नॉट डिस्ट्रैक्ट होने का काम नहीं है। वो लास्ट जो पूरे 4 साल लगाए हैं या जितने साल लगाए हैं वो इस अगले 1 या 3 मिनट के लिए लगाए हुए हैं, तो बेटर है कि उस पर फोकस रखूं जब तक वो खत्म ना हो जाए। बचपन में आप कैसे बच्चे थे, शरारती या पंगेबाज? अभी भी बचपन में क्या, मैं अभी भी पंगेबाज हूँ। सो दैट थिंग हेल्प्स मी अ लॉट, बीइंग नॉटी, बीइंग शरारती बच्चा, वो चीज़ें हेल्प करती हैं। अगर मुझे लगता है मैं कोई शरीफ सा बच्चा होता तो हो गया था काम मेरा। तो आई थिंक कि वो नॉटीपन या वो चीज़ें अच्छी थी मेरे लिए। अच्छा कई बार ऐसे सोचा है संदीप, या ऐसे लगता है कि शायद नॉर्मल रहते तो
जो आज अचीव किया नहीं कर पाते, शायद कुछ वाहिगुरु ने, भगवान ने कुछ देना था? 99% चांसेस ऐसा ही होता कि मे बी 12th करके फौरन निकल गया होता। 99% चांसेस आर दैट कि जो ट्रेंड चल रहा है मेरे साथ भी वही होता। तो वो एक चीज़ होती है कि उसके एक रूटीन लाइफ जी रही होती, रूटीन लाइफ जी रहा होता, क्या पता यहाँ पे ना बैठा होता, कहीं बाहर होता, कुछ कर रहा होता, बट जो होता अच्छे के लिए तो होता है। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज मानते हो कि शायद ब्लेसिंग्स ब्लेस करना था वाहिगुरु ने, भगवान ने, तो वो ऑब्वियसली इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि उसके पाने में रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वो रखेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही नोज द बिगर पिक्चर। हमें तो ये खाली आज का अगले कुछ समय का दिख रहा है, ही नोज कि एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने आपको कहाँ लेके जाना है। तो जस्ट बिलीव इन हिम कि रब पे यकीन रखो तो आगे बढ़ी चलो। रिलीजन को कितना मानते हो आप? रिलीजन कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है? बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से जो मोटिवेशन आपको अपनी हिस्ट्री से मिल सकती है ना, वो कहीं से नहीं मिल सकती है। स्पेशली फॉर मी, आई टेक मोटिवेशन फ्रॉम गुरु गोबिंद सिंह जी हो गए, जो उनकी हिस्ट्री रही है, उनके 4 साहिबजादों की हिस्ट्री रही है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ो तो इट ऑटोमेटिकली मोटिवेट्स यू, बट वो मोटिवेशन भी आपको साथ में कोप अप रखनी पड़ती है, अपने आप को भी रखना पड़ता है कि हाँ अगर ये चीज़ पढ़ी है तो इसके साथ ऐसे चलना भी है। तो फॉर मी धर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मूवीज देखते हो? हाँ, बॉलीवुड, हॉलीवुड? हॉलीवुड। क्या कौन फेवरेट एक्टर है, किसको ज़्यादा देखते हो? अभी मूवी में शक में हॉलीवुड देखता हूँ, बट अब करंटली दिलजीत दोसांझ। क्यों दिलजीत, क्यों? He is a person who has been keep on improving himself time to time. उनको आप देखोगे ना, वो हर 1 या 2 साल में ऐसा इम्प्रूव होके आते हैं, ऐसा कम बैक करते हैं जिसने किसी ने उम्मीद ही नहीं की होती। When he started his career, he was totally different man. आज की डेट में आप उनको देखोगे, उनके एक्टिंग स्किल्स, अगर उनकी पहली मूवी देखोगे ना, यू कैन नॉट जज कि ये जो बंदा जो आज एक्टिंग कर रहा है कि ये वही एक्टर है। सो उनसे सीखने को मिलता है कि हाउ टू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, हाउ टू कीप योर सेल्फ हम्बल आफ्टर अचीविंग सो मच। सो फॉर मी ही इज मतलब मुझे भी लगता है कि वो दिलजीत को देख के लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। और आपका एज जो है, जब वो बढ़ रहा होता है ना, तो एक नंबर बढ़ रहा है, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस, लर्निंग, ग्रोथ, वो सब होनी चाहिए अगर आप अपने आप पे काम कर रहे हो। और दूसरा एक जो बहुत चीज़ उसने बड़ी जो सीखने को मिलती है, जैसे आजकल तो ही इज़ मोर लाइक ए मोटिवेशनल स्पीकर। वो अपने हर कंसर्ट में 2-3 नई बातें बता जाती हैं, जिसकी कि रील्स वायरल होती रहती हैं। और वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूथ को अट्रैक्ट कर भी रही हैं। करती भी ऐसी चीज़ है ना कि वो करते भी ऐसी चीज़ें कि ही इज़ नॉट इनटू, मतलब फैशन आइकन एक तरीके के दिलजीत दोसांझ, बट ही डोंट मोटिवेट्स यू कि आप भी ऐसा कुछ करो, कि ही इज़ डूइंग कि दुनिया को दिखना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट वो आपको नहीं कह रहे कि आप भी महंगे महंगे लो, वो कह रहे हैं कि उनका ज़्यादा मेरा फोकस है कि बी अ हार्ड वर्क करो, रब पे यकीन रखो, सब कुछ मिलता है। लोग उनके सक्सेस को आज ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, बट उनकी पहली एल्बम आज से पता नहीं 15 से 18 से 20 साल पहले आई थी। तो इट इज़ अ स्ट्रगल ऑफ 20 ईयर्स जो उनको आज मिल रहा है। तो जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ना, वो डेफिनेटली ऐड ऑन करते हैं, बट आपको उसका इंतज़ार भी करना पड़ता है, सब्र भी रखना ज़रूरी है। तो वो सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो सिखाते हैं। ऐसी चीज़ें मोटिवेट करती हैं आपको भी? हाँ डेफिनेटली, जब कभी कुछ हो रहा हो, वही है, फॉर इंस्टेंट मोटिवेट होता है बंदा, बट वो जब एक बारी वो रील स्क्रॉल वापस ऊपर हो जाए, 4-5 रील निकल गई ऊपर, और तो वो फिर बंदा वापस अपनी सिचुएशन में आ जाता है। तो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। यू 26 नाउ, है ना? अभी बहुत लंबी एज नहीं बतानी थी, ऐसे कैसे कर दिया आपने मेरे से? नहीं, वैसे लगते हैं 18 के ही हो। अच्छा, क्या सोचा है लाइफ में, अभी क्या अचीव करना है? सारा तो नहीं बताऊंगा, स्पोर्ट्स के लिए आपको बताता हूँ मैं। स्पोर्ट्स का फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, वेदर इट्स पैरा और जर्नल के लिए द हाईएस्ट लेवल दे कैन अचीव इज ओलंपिक्स, एंड फॉर मी इट्स पैरालंपिक्स। सो लास्ट ड्रीम वही है, टू बी स्टैंडिंग ऑन अ पैरालंपिक गोल्ड मेडल। क्या चल रहा है अभी 2025-28 में उसकी तैयारी चल रही है? नहीं, बेसिकली जो मेरी टाइकोंडो है ना, दैट इज सब क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो चुकी है पैरालंपिक्स में, मेरी वाली अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई। द मैक्सिमम लेवल आई कैन अचीव इन माई कैटेगरी इज वर्ल्ड चैंपियनशिप विच आई हैव अचीव्ड, जिसमें मेरे 2 सिल्वर मेडल हैं। बट उसके बाद जब तक वो इंट्रोड्यूस नहीं होगी पैरालंपिक्स में, तो फिर स्विमिंग में ट्राई करोगे? दैट्स व्हाई आई एम डूइंग स्विमिंग। स्विमिंग रीजन ही यही है कि मुझे पैरालंपिक्स में जाना है, तो स्विमिंग में मैं ट्राई करूंगा। तो स्विमिंग की वो चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है? हाँ, अभी बंद है सारा कुछ, क्योंकि सब इंजरीज चल रही हैं साथ में, तो रिहैब वगैरह चल रहा है। तो जैसे
कि एज सुन एज आई गेट रिकवर्ड सो उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो संदीप, एक स्पोर्ट्स का तो हो गया, लाइफ में एक एम होता है कई बार कुछ और, शायद आपका बिजनेस का, जैसे आपने बोला अगर नॉर्मल रहता तो शायद आप अब्रॉड होते, कुछ और भी सोचा हुआ है कुछ बिजनेस करने का या कुछ और डिफरेंट करना है लाइफ में? सर डिफरेंट तो करना है बट वो किसी को बता के नहीं करना। प्रैक्टिस, काम चल रहा है उस पर? काम चल रहा है बैक एट द एंड। आने वाले समय में संदीप को हम क्या देखेंगे? वो आपको मेरे इंस्टाग्राम से पता चल जाएगा कि आप क्या क्या देखो। मुझे भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी प्रॉपरली नहीं पता ऑन विच डायरेक्शन आई विल गो, बट ये है कि आई एम वर्किंग ऑन ऑल द डायरेक्शंस, बाकी जहाँ रब लेके जाएगा। अच्छा, आपकी एक मूवी भी आई थी पंजाबी, उसमें आपने एक्ट किया था, थोड़ा एक्टिंग का शौक रखते हो या अचानक से सडन असाइनमेंट मिल गई तो किया? इट वॉज सडन आउट ऑफ द बॉक्स असाइनमेंट फॉर मी, क्योंकि इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था मैं अपना, तो रिक्वेस्ट में एक मैसेज पिंग हुआ फ्रॉम जो उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स थे कि वी आर डूइंग दिस कि ये मूवी है, इसका ये है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्ट देयर इज़ अ रोल इन विच वी थिंक यू विल परफेक्टली सूट, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट हिट। विलन का रोल था? ना विलन का भी नहीं था। इट वॉज क्या कहते हैं उस वक्त, तो जैसे ना दो फ्रेंड्स के गैंग, एक फ्रेंड का गैंग है, एक फ्रेंड का गैंग है, सो इट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ विलन। ये आपको मूवी देखे सही पता चलेगा जहाँ तक मेरे को क्या लगता नाम है। था मूवी का? वाइट पंजाब। वाइट पंजाब। तो विलन वाला भी रोल नहीं था इतना कि ऐसा हमने कोई वो कुछ नहीं किया। इट वाज नॉट अ ग्लैमराइज्ड विलन, क्योंकि ये ज़्यादातर था कि पंजाब की जो यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिटिक्स होती है ना, इट वाज बेस्ड ऑन दैट थिंग कि जो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स है वो कैसे मूव करती है, कि हाउ जो दोस्त होते हैं कभी फिर दुश्मन बन जाते हैं, वो उस चीज़ों। बट इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है कि लाइक कि उस मूवी में मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, बट उसके बाद भी जो मेरे अपने ग्रुप के दोस्त उन्होंने दे डिडंट लेफ्ट मी अलोन। सो मतलब मैसेज की बात, अगर आप पॉजिटिव मैसेज लेना चाहो मूवी से, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, नेगेटिविटी से देखोगे तो आपको नेगेटिविटी मिलती है। कंटिन्यू करोगे एक्टिंग में भी? हाँ, रोल आते रहेंगे, करते रहेंगे, मतलब मन है? हाँ, कर लेंगे। मुझे देखो, वेन एवर आई अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कहीं छूट जाए एक आधी कोई बात नहीं, बट ट्राई टू ग्रैब और मैक्सिमाइज मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों के साथ चिल आउट करते रहते हो, घूमना वूमना ये वो, पार्टी वार्टी? पार्टीज वगैरह तो मुझे इतना शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बट ये है कि लिमिटेड जो सर्कल है एक दो बंदों का, उन्हीं के साथ ही आई एंजॉय। लव लाइफ कैसी है संदीप की, या फिर सीक्रेट है? अभी तो मैं सिंगल हूँ। अभी तो मैं सिंगल हूँ। नहीं, ये तो आजकल सभी बोलते हैं, बट कोई ना मैं कौन सा किसी डरता हूँ कि मैं झूठ बोलूंगा। बट अभी तो मैं सिंगल हूँ। तो मतलब कोई ना कोई ऐसा तो होगा कि कोई क्रश तो रहा होगा। और जब बंदा सिंगल होता है ना, चलते फिरते क्रश होते रहते हैं बंदे के। बट ये है कि ऐसा प्रोमिनेंट कुछ नहीं है, बट अभी मैं सिंगल हूँ। आई एम कमिटेड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो शादी वाली सीढ़ी दूर है अभी? हाँ, वो दूर है अभी। अच्छा, अभी कोई प्लान नहीं किया ऐसा? कोई जल्दी नहीं मैंने वाले। अच्छा, पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हो संदीप आप? अभी एक ऐसी एज भी है कि इस एज में पॉलिटिक्स के बारे में इलेक्शन तो नहीं, आप तो देखो, आपकी तो स्ट्रॉन्ग टांगे हैं, वैसे ही आप तो खड़े हो ही सकते हो। आप बता दो, खड़े हो जाएंगे इलेक्शन में। नहीं, क्या सोचते क्या हो पॉलिटिक्स के बारे में? मतलब आपकी राय क्या है, क्या थिंकिंग है अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, अबाउट J&K? आई फोकस ऑन स्पोर्ट्स, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। कि मेरे लिए स्पोर्ट्स ग्रो होना इंपॉर्टेंट है, इंडिया में हो जाए या अपनी स्टेट में हो जाए। फॉर मी दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पॉलिटिक्स में फोकस नहीं करता था ज़्यादा। फॉर मी स्पोर्ट्स शुड ग्रो। इंटरेस्ट भी नहीं है कोई ज़्यादा? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है मेरा ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है अपने स्पोर्ट्स में, कि स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होना चाहिए। जो स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। वो चीज़ें जैसे जैसे होती रहेंगी ना, वी आर मोर देन हैप्पी। बाकी जो कुछ आपने करना है करो, बट क्या कहते हैं, एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर स्पोर्ट्स में अपनी बात करूं, मुझे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ ओवरऑल पैरा प्लेयर्स को, एथलीट्स को गवर्नमेंट की तरफ से कैसी सपोर्ट रहती है? जैसे J&K में, ओवरऑल इंडिया में पॉलिसीज जर्नल और नॉर्मल दोनों की सेम होती हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन द पॉलिसीज। जो जर्नल को मिलता है वो पैरा को मिलता है। तो है उतना, मतलब बेटर हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर? इट इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे। लास्ट कुछ ईयर्स में इट हैज़ ग्रोन। तो बस यही है कि जब तक वो प्रॉपरली ग्रो हो जाएगा मेरे हिसाब से, तब तक हम रिटायरमेंट में आगे होंगे। अच्छा, मतलब अभी स्लो प्रोसेस है? हाँ, नहीं चल रहा है फास्ट फॉरवर्ड। कितना आपको लगता है कि कुछ ज्यादा होना चाहिए या पहले से बेटर हुआ है? पहले से तो बहुत बेटर है। पहले से मतलब चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट इट टेक्स टाइम। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो इट विल टेक टाइम, बट ये है कि इट विल चेंज डेफिनेटली। अच्छा, बहुत सारे PWD या पैरा के जो लोग हैं वो नई स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आते हैं, बट अब आ रहे हैं ना। वही अवेयरनेस की बात है
जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ना शुरू हुई है तो अब वो लोग आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब वो मतलब इतना ग्रो कर चुका है पैरा कि कभी कभी मेरे हिसाब से कुछ टूर्नामेंट ऐसी होती हैं जहाँ पे पैरा में कंपटीशन ज़्यादा होता है जर्नल से, कि जर्नल में उस टूर्नामेंट में इतना कंपटीशन नहीं होता जितना पैरा में कंपटीशन चल रहा होता है। तो पैरा इज इन नेक्स्ट 5 years इट नॉट गोना बी इजी जॉब, आई थिंक सो। अच्छा, कुछ जैसे आपने बताया, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में भी रहते हो, घर पे बैठना, अपना वो इंस्टा करना, वो सोशल मीडिया पे रहना, और कोई शौक है लिखने का, गाने का, कुछ पोइट्री, सिंगिंग, वैसा नहीं है? सुनने का शौक है, ड्राइविंग का शौक है, और पंजाबियों को खाने सुनाते नहीं हो कुछ? ना, सुनाने वाला नहीं। मैं सुनाऊंगा आपके व्यूअर्स भाग जाएंगे। बाथरूम सिंगर हो? बाथरूम में भी नहीं करते हम तो, बाथरूम में नहीं निकालते, जितना जल्दी नहा के निकल सकते हैं नहा के निकलो बस। ताकि गाना निकल जाए। अच्छा, एलजी साहब से बड़े अच्छे रिलेशंस हैं आपके? एलजी J&K मनोज सिन्हा साहब से मैंने बहुत बार देखा आपके साथ, वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मिलते हैं। ये दिल का रिश्ता हो गया एक उनके साथ। हाँ, दिल का रिश्ता, ये प्यार का रिश्ता है, वही है, प्यार से प्यार मिलता है मेरे हिसाब से, तो प्यार से प्यार मिल रहा है। उनसे कब मिले थे पहली बार? आई गेस जब उनका पहला साल था यहाँ पे, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गेस उनके, जब वो डेब्यूट हुए थे यहाँ पे, तो 3 या 4 महीने के बाद पहली बारी उनसे मिला था मैं। तो वही है, ओवर द टाइम, क्योंकि स्पोर्ट्स वालों की जो नीड्स होती हैं वो भी उनके सामने रखना ज़रूरी है, कि उनको भी पता होना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बस वहीं से रिश्ता। क्या गपशप लगती है उनके साथ? कोई नहीं, स्पोर्ट्स की? हाँ, स्पोर्ट्स का हो गया बस, बाकी जो थोड़े जर्नल चीज़ें होगी, अपनी होगी उनकी, वो होगी बस, वही ज़्यादा नहीं। स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी कुछ किया उन्होंने 3-4 सालों में। वही कह रहा हूँ, लास्ट 5-6 सालों में बड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, जब से ही हैज़ टेकन द हैंड ओवर, तो चीज़ें चेंज हो रही थी, बट इनके आने के बाद मेरे हिसाब से वो फास्ट ट्रैक में भी चीज़ें आई हैं। तो यही है कि वही मैंने आपको कहा, जर्नल बंदा या कोई भी आम इंसान है, उसको यह है कि उसकी जो चीज़ें चल रही हैं, स्पोर्ट्स वाला हो गया, कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, क्योंकि जब आप एक वर्ल्ड लेवल पे जाके किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देयर इज़ आई गेस 95% 96% चांसेस है यू विल फेल। तो अगर आप प्रैक्टिस यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे कर रहे हो तो डेफिनेटली आप परफॉर्म भी उतना अच्छा करोगे। जब तक आप अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप नहीं कर पाओगे परफॉर्म। तो देर जो हमारी गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों में रही है और जो आने वाली भी रहने वाली हैं, तो मेरी यही उम्मीद है कि एवरीवन वर्क्स फॉर द कॉमन मैन, कि इनकी ज़रूरतें या जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्पोर्ट्स को लेके हो गया या किसी भी फील्ड में चले जाओ, तो मेरे हिसाब से कॉमन मैन की या आम आदमी की ज़्यादा डिमांडें नहीं है, गिनी चुनी डिमांडें, वो भी जायज़ हैं। ज़्यादा इतना वो करते नहीं हैं, क्योंकि वैसे ही अपनी ज़िंदगी से सारे परेशान रहते हैं और वैसे नहीं चाहते कहीं इधर आगे पीछे घुसें, बट दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। संदीप, मैं कहीं पढ़ रहा था, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी से भी आपके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। उनके साथ कैसे कांटेक्ट हुआ? और उन्होंने आपकी बहुत सपोर्ट भी की है जो मैंने पढ़ा है, इफ आई एम राइट। ही वाज, you can say that, my first ever official sponsor, but more than that he was my mentor, my guide. So he was the reason I switched to taekwondo. So 2015 की बात है, the first time उनकी बेटी से मेरा कांटेक्ट हुआ था। मतलब हम आर्म्स वगैरह का भी देख रहे थे, प्रोस्थेटिक वगैरह के लिए। तो his daughter is a doctor in US. तो फिर उनके थ्रू कांटेक्ट में आए व्हेन शी केम टू चंडीगढ़। सो हम उनको मिलने गए। उस टाइम तक मेरे को पता नहीं था कि ही इज़ हिज फादर, हर फादर। सो व्हेन आई वेंट टू मीट हर, सो उनको मिलने के बाद पता चला कि हाँ अंकल उनके फादर हैं। फिर उनकी वाइफ से भी मिला मैं, अंकल की। सो वो फैमिली ना एक अलग किस्म की फैमिली है। दे आर वेरी वेरी गुड पर्सन, जेम ऑफ अ पर्सन इसको कहते हैं ना, तो वो थे। तो फिर 2015 से वही हमारा रिलेशन बिल्ट हुआ। वही प्यार की बात है। प्यार एक बारी पड़ जाए तो वो पड़ जाता है और फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो 2015 से ही स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग मी एज वेल एंड गाइडिंग मी। सो उनकी गाइडेंस के अंदर ही आई स्विच टू टाइक्वांडो। सो बस वही प्यार चलता रहा। आज वो नहीं है दुनिया में, बट आपको वो सारा एज ए मेंटोर उन्होंने सपोर्ट किया रहा। डेफिनेटली, बट उनकी जो कमी है ना वो पूरी नहीं हो सकती। अच्छा,
जम्मू में ही सेटल होने का प्लान है या यहाँ से शिफ्ट करने का, बाहर या अब्रॉड जाने का अभी भी डिज़ायर है कुछ ऐसा? नहीं, अब्रॉड वगैरह जाने का मन तो नहीं है, बट बहुत बारी ऑफर्स आते हैं, जैसे दूसरी स्टेट से हो गया कि प्ले फ्रॉम आवर साइड, या ऐसा ऐसा चलता रहता है। ये हर मेरे साथ तो नहीं, हर एक के वैसे साथ कुछ होता है। प्लान्स हैं? नहीं, वैसे ऐसे होते तो अभी तक मैं मूव आउट कर चुका होता, बट ऐसे अभी तक कोई प्लान्स तो नहीं। J&K से ही खेलना है? हाँ, J&K से ही खेलना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई ऐसी चीज़, ऐसी कुछ डिज़ायर्स जो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ, कुछ ऐसी चीज़, खास बात सोसाइटी को लेकर, कुछ मोटिवेशनल चीज़? सोसाइटी को तो लेके मैं क्या ही बोलूँ, बस सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट है, जो स्पेशली एबल्ड हैं या PWD हैं, उनको दे डोंट नीड योर सिंपैथी, दे जस्ट नीड योर एक्सेप्टेंस एंड लव, दैट्स इट। उनको सिंपैथाइज मत कीजिए, प्यार और एक्सेप्ट करिए, दे विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट पहले से सोसाइटी में आपको लगता है कुछ चेंज आया है हमारे जम्मू की, या अभी भी हम लोग पुराना सोचते हैं? वहीं वैसे पे नहीं बदले? नहीं बदले, जहाँ तक मेरे को लगता है नहीं बदले। सिर्फ कपड़े बदले हैं, लुक्स बदली हैं, वो नहीं बदले, वो लोग नहीं यहाँ से नहीं क्योंकि बदले। यहाँ से बदलने के लिए कम से कम 200 साल लगेंगे इनको अभी। रीज़न? रीजन बीइंग, या हाउ कैन आई से, अब मतलब हम स्मार्ट सिटी के स्मार्ट पीपल नहीं बन पाए? नहीं बन, मतलब बनेंगे, अभी टाइम लगेगा बनते बनते। जो माइट भी अगली जनरेशन्स होंगी, दे माइट बी अवेयर ऑन दैट, बट जो अभी की जनरेशन्स हैं, 100% में से 10% होगा जो पॉजिटिव साइड पे होगा, 90% नेगेटिव में ही है। वो अभी उसको बहुत टाइम लगेगा। जैसे हमारे जो बाहर की सोसाइटीज़ हैं, जैसे वेस्टर्न साइड पे चल जाओ, फॉरेन वगैरह में चल जाओ, दे आर डेवलप्ड, उनके माइंड डेवलप्ड हैं, उनको पता है, हो चुका है, कोई बात नहीं। वो चीज़ें इस हिसाब से बंदों के लिए डेवलप कर देते हैं कि जो एक PWD कैंडिडेट है वो भी आसानी से सारा कुछ एक्सेस कर सके। उनके घर उस हिसाब से तैयार कर देते हैं कि जैसे किसी की लेग्स काम नहीं कर रही है, किसी की वन आर्म नहीं है, वो घर पे ही ऐसी मॉडिफिकेशन कर देते हैं उनके घरों में कि वो दे कैन एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग। सो बट वो हमारे वालों को थोड़ा टाइम लगेगा, दे आर चेंजिंग वो, बट चेंज होने में टाइम लगेगा। चंदीप को गुस्सा आता है? आता कभी कभी है, बट जब आता है फिर कोई बच के ही रहे मेरे से, तो अच्छी बात है। क्यों आता है, किन बातों पे आता है? मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है गलत चीज़ पे। ऐसा गुस्सा आई कंट्रोल, अपने साथ या किसी के साथ भी? और किसी के साथ भी आ रहा हो, निकालना किसी पे है नहीं, निकलता अपने पे ही है फिर वापस आके। तो गुस्सा ये आता है नहीं कि नहीं, अपने साथ गलत चीज हो रही है इसलिए, या नहीं, किसी और के साथ भी हो रही है? किसी के साथ भी गलत हो रहा है, मेरे साथ तो चलो होता ही रहता है, बट किसी के साथ भी हो रहा है, इट हर्ट्स, मतलब खुद तो आप पैरों से भी निपट लेते हो फिर। हाँ, इट फील्स बैड, इट फील्स हर्टेड कि नहीं यार, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी किसी के बोलेपन का भी इतना फ़ायदा ना उठाओ कि वो भी चतुर बनने की कोशिश करने लग जाए। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, बट ये है कि मुझे किसी को, जो किसी का गलत हो रहा है तो इट हर्ट्स, और उसमें थोड़ा गुस्सा मुझे आता है। तो या मेरे साथ भी हो रहा हो, तो 4 साल लाइसेंस नहीं दिया तो गुस्सा तो आया ही था, बट आई मैनेज्ड। नहीं, ठीक है। चंदीप, सोशल मीडिया पे आप भी बहुत एक्टिव हो, हम भी सोशल मीडिया पे ही बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सोशल मीडिया और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस मानते हो आप? मेरे हिसाब से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आपको लोग सोशल मीडिया पे खुश दिखते हैं ना, होते नहीं हैं सही में। मैं तो चलो रहता ही खुश हूँ, तो बट जो लोग दिखते हैं ना, उसमें से 90% लोग होंगे जो डिप्रेस्ड हैं या कुछ हैं। ये आईने के ना 2 भाग हैं, अगला पिछला भाग हिसाब है, या सिक्के के 2 पहलू हैं। वो सोशल मीडिया पे कुछ और हैं, अपनी रियल लाइफ में कुछ और हैं। तो वो लोगों को दिखाने के लिए वहाँ खुश रहते हैं, बट वो असल में खुश नहीं है। बट मैं खुश रहने की कोशिश पर ऐसी जो चीज़ें हैं जो दिखाने के लिए खुश हो रहा है, उससे कई बार क्या हो रहा है कि जब रियल चीज़ सामने आती है तो बहुत हर्ट होते हैं। अभी रिसेंटली जम्मू की आरजे थी, आरजे सिमरन, शी लॉस्ट हर लाइफ सडनली, अचानक से, है ना। बहुत जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कैसा लगता है? मेरे हिसाब से ये मेन रीज़न है कि, या चलो उसकी बात नहीं करते, मैं अपनी बात ही करता हूँ। बाई चांस अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ। आप जानते थे सिमरन को वैसे पर्सनली? अच्छा। उनको मैं जानता था लास्ट आई गेस 5, जब से वो आरजे बने थे तब से आई न्यू हर, क्योंकि 1-2 इंटरव्यूज़ वगैरह वो रेडियो के इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए थे, तो आई नो हर पर्सनली। बट इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी, पहले 1-2 सालों में थी, बट उसके बाद देन शी लेफ्ट जम्मू, गुड़गांव चली गई, उसके बाद थोड़ा कम हो गया। बट शी वाज अ वेरी वेरी वेरी, मतलब बहुत वाइब्रेंट ब्यूटीफुल लड़की, ब्यूटीफुल सोल था वो। बट मैं अपनी बात करूँ, इफ़ यू आर डिप्रेस्ड या कुछ चीज़ आपको खा रही है ना, डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। सोशल मीडिया हार्डली मैटर्स। अपने परिवार के साथ 5 मिनट बैठ जाओ, या परिवार भी छोड़, तो किसी को नहीं सुनना ना, गुरुद्वारे चल जाओ, मंदिर चल जाओ, मस्जिद चल जाओ, कहीं भी चले जाओ, रब की इबादत कर लो, या रब से 1-2 गप्पे मार लो ना, सिचुएशनें थोड़ी ठीक हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से व्हेनेवर यू आर डिप्रेस्ड और कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में,
तो बेटर है कि किसी से डिस्कस करो, अपने आप में उस टाइम मत रहो, वो आपको और खाएगा। अगर आप उस चीज़ से खुद बाहर नहीं आ सकते, लेट एवरीवन एल्स हेल्प यू। जो आपको लगता है कि आपके अपने, वो आपको हेल्प करेंगे उससे बाहर आने के लिए, अगर आप खुद बाहर नहीं आ सकते, बट यू शुड टॉक टू समवन। मैंने ये बात का जिक्र इसलिए आपसे किया, बेसिकली आखिरी बात हम कर रहे हैं, मैंने इसलिए इसका जिक्र किया बिकॉज यहाँ लोगों के पास सब कुछ होता है और हमें ये लगता है कि शायद उसके पास ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा है। हम जो उस ज़्यादा को पाने के चक्कर में ना, जो अपने पास बहुत कुछ है उसको भी संभाल के नहीं रख पाते। और इससे सीख आपसे लेनी चाहिए कि जैसे स्टार्ट हमने किया था, नेवर गिव अप, कि हमें लाइफ में गिव अप नहीं करना है। हमारे पास जितना है हमें उतने में खुश रहना है। और बड़ी बात यह है कि हमें थैंक्स करना चाहिए उस वाहिगुरु का, भगवान का, ईश्वर का, जिसने हमें एक अच्छी बॉडी दी। वही है ना, मतलब अच्छी बॉडी दी, दिमाग दिया, हम अच्छा सोच पाए। और उसमें भी अगर आपकी कहीं कमी रह गई है, आप उस कमी को कॉप अप करते हुए आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहो। और यहाँ लोगों के पास सब कुछ होता है, वो सब कुछ होते हुए भी अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं किसी छोटे से रीजन के लिए। दुनिया है ना, तो इम्पेशेंट तो नहीं हो रहे लोग बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बेसिकली जो हमारी दुनिया है ना, वो बहुत जल्दी ग्रो करना चाहती है, वो रैपिड ग्रो चाहती है हमेशा, ओवरनाइट। हाँ, ओवरनाइट चाहते हैं वो अपने। बेसिकली हमारी जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है ना, वो हम अपने से बड़े को देख के जीते हैं, अपने से छोटे को देख के नहीं जीते। जब अपने से छोटे को देख के जिएंगे ना कि अच्छा कि इसके पास ये नहीं है, हमारे पास एटलीस्ट ये चीज़ है, तो वही है कि कीप ऑन इम्प्रूविंग, बट उस चीज़ के पीछे इतना मत भाग जाओ कि यू लूज योर सेल्फ, कि अपने आप को ही खो दो। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। अपने आप को अपने से नीचे को देख के जियो, आपकी लाइफ आपको और अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, जहाँ तक मेरे को लगता है। बहुत बढ़िया संदीप, बहुत मजा आया आपसे बात करके। Thank you so much, आपको भी शायद थोड़ा अच्छा लगा होगा। Thank you तो बड़ी बात यह है कि नेवर गिव अप। सबसे बड़ी बात इससे भी ये है कि आप अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हो, मगर आप ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए अपना बहुत कुछ छोड़ते जा रहे हो, इस पे ध्यान रखना जरूरी है। और चंदीप से सीखो जिंदा दिल कैसे रहना है, जिंदगी को कैसे जीना है। और मुझे लगता है कि मोटिवेशन, जैसे चंदीप ने कहा, 15-20 मिनट के लिए नहीं होनी चाहिए, वो फॉर एवर होनी चाहिए। दिलजीत से सीखो और चंदीप से सीखो, और हम भी सीखते हैं बहुत सारा कुछ देख के, और शायद आज मिले हैं तो और ज़्यादा बहुत मज़ा आया है बात करने का। आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिए। और ख़ास तौर पे ये एक मोटिवेशनल ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि लाइफ है क्या एग्जैक्टली। थैंक यू चंदीप। थैंक यू सो मच भैया।